सोचिए, किसी भी बड़ी इमारत के पीछे क्या होता है? एक मजबूत ब्लूप्रिंट है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारे देश भारत का भी एक ब्लूप्रिंट है, और वो है हमारा संविधान। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसके अलग-अलग हिस्से मिलकर हमारे देश को कैसे चलाते हैं और कैसे आकार देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर की, मतलब इसके ढांचे की। आखिर ये दिखता कैसा है, इसका आर्किटेक्चर क्या है? और यहीं पर सबसे पहला और मज़ेदार सवाल सामने आता है कि हमारे संविधान में 22 पार्ट्स हैं या 25? अब ये सिर्फ एक नंबर गेम नहीं है। इस सवाल का जवाब ही ये बताता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो वक्त के साथ सांस लेता है, बदलता है। देखिए, जब 1950 में संविधान लागू हुआ था तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में थे 22 पार्ट्स, लेकिन आज इसमें 25 पार्ट्स हैं। तो ये जो 3 पार्ट्स का अंतर आया है ना, ये असल में हमारे देश के पिछले 70 सालों से भी ज्यादा के सफर की कहानी है। एक कहानी कि कैसे हमारी जरूरतें बदलीं, हमारी प्रायोरिटीज बदलीं। तो सवाल ये है कि ये बदलाव हुआ कैसे? ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए चैप्टर्स जोड़े ही गए, कुछ हटाए भी गए। पार्ट 7 जो स्टेट से जुड़ा था उसे 1956 में रिपील कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। और फिर वक्त के साथ 4 नए हिस्से जुड़े। पार्ट 4A हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 9A शहरों के लिए म्युनिसिपैलिटीज, पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, और पार्ट 14A खास मामलों के लिए ट्राइब्यूनल्स। मतलब हर एक बदलाव ये दिखाता है कि देश को उस वक्त किस चीज की जरूरत थी। चलिए अब ब्लूप्रिंट के उस हिस्से पर आते हैं जो हम सब के लिए सबसे जरूरी है। वो हिस्सा जो एक सिटीजन और स्टेट यानी सरकार के बीच का रिश्ता तय करता है। और इस रिश्ते की शुरुआत होती है पार्ट 3 से, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो सरकार की ताकत से भी ऊपर हैं। ये हर नागरिक की आज़ादी और सम्मान की गारंटी देते हैं। और हाँ, इसकी इंस्पिरेशन हमें मिली थी अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से। आज की तारीख में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन एक मजे की बात, ये नंबर हमेशा से 6 नहीं था। जब संविधान बना तब 7 मौलिक अधिकार थे। तो सवाल उठता है, वो 7वां अधिकार आखिर गया कहाँ? वो 7वां अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी। 1978 में 44th अमेंडमेंट के जरिए इसे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। अब सवाल है, ऐसा किया क्यों गया? उस वक्त सरकार को सोशल जस्टिस के लिए जमीनी सुधार जैसे बड़े कदम उठाने थे, और ये अधिकार कहीं ना कहीं रास्ते में आ रहा था। तो आज ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि पार्ट 12 के आर्टिकल 300A के तहत सिर्फ एक लीगल राइट है। ये बदलाव साफ दिखाता है कि कैसे कभी-कभी समाज की जरूरत और एक व्यक्ति के अधिकार के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। तो कुल मिला के एक भारतीय नागरिक का जो संवैधानिक ढांचा है वो 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पार्ट 3 हमारे राइट्स जो हमें मिलते हैं, पार्ट 4A हमारी ड्यूटीज जो हमें निभानी हैं, और पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो सरकार को बताते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य कैसे बनाना है। ठीक है, तो सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटीज की बात हो गई। अब आते हैं उस मशीनरी पर जो इस पूरे देश को चलाती है। मतलब हमारा संविधान सरकार का ब्लूप्रिंट कैसे बनाता है। हमारे देश में गवर्नेंस के, मतलब शासन के 2 मेन लेवल्स हैं। पार्ट 5 में बताया गया है यूनियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, ये सब। और फिर आता है पार्ट 6 जो बिल्कुल इसी का आईना है, पर स्टेट्स के लिए। यहाँ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट्स और स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं। यही वो स्ट्रक्चर है जो हमारे फेडरल सिस्टम की नींव है, जहाँ सेंटर और स्टेट्स मिलकर काम करते हैं। लेकिन भारत में डेमोक्रेसी सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, हमारे संविधान की असली खूबसूरती तो इस बात में है कि ये पावर को ग्रास रूट्स लेवल तक ले जाता है, गांव-गांव और शहर-शहर तक। और ये काम करते हैं पार्ट्स 9, 9A और 9B। ये तीनों पार्ट्स पंचायतों, म्युनिसिपैलिटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोकल फैसले लोकल लोग ही लेंगे। पावर का ये डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण ही तो हमारे लोकतंत्र की असली जान है। तो अब सवाल ये कि इस डेमोक्रेसी में आम जनता अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करती है? इसका जवाब मिलता है पार्ट 15 में, इलेक्शंस। ये पार्ट चुनाव की पूरी प्रोसेस को हैंडल करता है, और सबसे जरूरी बात, यही वो हिस्सा है जो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की स्थापना करता है।
एक ऐसी संस्था जिसका काम ये देखना है कि पावर का ट्रांसफर बैलेट बॉक्स के जरिए शांति से और फेयर तरीके से हो। अच्छा, हमारा संविधान सिर्फ नॉर्मल टाइम्स के लिए ही नहीं बना है। इस ब्लूप्रिंट में कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जो देश को मुश्किल हालातों से, मतलब क्राइसिस से निपटने के लिए तैयार करते हैं। पार्ट 18 में 3 तरह की इमरजेंसी का जिक्र है। पहली, नेशनल इमरजेंसी, जो युद्ध या बाहरी हमले के वक्त लगाई जा सकती है। दूसरी, स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम प्रेसिडेंट्स रूल के नाम से ज्यादा जानते हैं। और तीसरी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खतरे में हो। ये प्रोविजंस इसलिए बनाए गए हैं ताकि देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी को हर हाल में बचाया जा सके। संविधान सिर्फ लॉज और रूल्स की किताब नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी को भी शेप करता है। जैसे पार्ट 17, ये कहता है कि यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी होगी। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अब हम आते हैं इस पूरे ब्लूप्रिंट की सबसे यूनिक और पावरफुल फीचर पर, और वो है इसकी खुद को बदलने की ताकत, वक्त के साथ ढलने की इसकी एबिलिटी। और ये मैजिक पावर मिलती कहाँ से है? ये मिलती है पार्ट 20 के आर्टिकल 368 से। ये आर्टिकल हमारी पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने यानी उसमें बदलाव करने की पावर देता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये अमेंडमेंट का प्रोसेस हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। यही वो पावर है जो हमारे संविधान को कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जीवंत दस्तावेज बनाती है। तो ये थी हमारे संविधान के ब्लूप्रिंट की एक क्विक टूर। ये हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है जिसकी फाउंडेशन तो परमानेंट है, लेकिन जिसकी दीवारें जरूरत पड़ने पर बदली जा सकती हैं। और यहीं पर एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि क्या किसी भी संविधान की सबसे बड़ी ताकत यही है, उसका एक ही वक्त पर परमानेंट और फ्लेक्सिबल होना, ताकि वो आने वाली जनरेशन्स की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सके? इस पर ज़रूर सोचिएगा।